जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज भी हमारी क्लासेस राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में ही रहेगी और आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो पिछले दिनों आप पॉलिटी से जुड़कर हमारी इम्पोर्टेंट क्लास को लगातार देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जहाँ तक अभी रिसेंटली की सवाल है तो यूपीपी की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आपके सामने उत्तर प्रदेश के पुलिस को जो 35,000 की संख्या को दिखाकर पेपर में गजटिंग की गई है, वह संभावित एक बड़ी वैकेंसी होगी उन बच्चों के लिए जो यूपीपी में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि आज मेरा फोकस्ड स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सामान्य तौर पर यूपीपी को प्रमोट कर रहे हैं या यूपीपी में जाना चाहते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लेवल तो बहुत ऊंची रहेगी, लेवल यूपीएससी की रहेगी, लेवल पीसीएस की रहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख सकेगा उसे यूपीपी या एसआई तक की वैकेंसी आसानी से क्लियर करने में उनको सहयोग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए और निश्चित तौर पर बने रहिए लगातार जब तक कि पॉलिटी समाप्त नहीं हो जा रहा है। हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे और आरओ तथा एआरओ की भी वैकेंसी को देखते हुए मैं आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारी जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में शक्तियों के संदर्भ में और या कार्यपालिका के व्याख्या के संबंध में मैं आया हूं, तो आप सबको पहले ही बताया जा चुका है, पिछले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि हमारे संघीय कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति जी होते हैं, जबकि प्रांतीय कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राज्यपाल होते हैं। दोस्तों आज हमारा जो चार्ट है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हम आपके सामने लिख रखे हैं, जिसमें वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां और राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की क्या होती है, आज उसी के संदर्भ में हम व्याख्यान्वित करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि नहीं, अगर होती है तो राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग कैसे करता है, इस बात को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों आप देखे होंगे कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, या राज्यपाल कौन ऐसा शक्ति है जो उपयोग नहीं करता है लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा तुलनात्मक अध्ययन यह अपने आप में क्लियर कर देता है कि कहां पे राष्ट्रपति अपने शक्ति का उपयोग कर पाता है और राज्यपाल अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम पहले शक्ति जो वित्तीय शक्ति है, फाइनेंशियल पावर है, उसको लेकर हम आज आपके बीच में बनेंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल का मतलब कि पैसे का लेन देन, जबकि आप सबको पता होगा कि पैसे का लेन देन किसी भी देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैसे का लेन देन भारत में कहां से होती है, पैसे के शक्ति के रूप में या वित्तीय शक्ति के रूप में कौन भारत में सर्वोच्च अधिकारी है, तो आप राष्ट्रपति को कह सकते हैं। और राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या क्या करता है, तो इसमें पहला तो प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल ईयर से पहले बजट प्रस्तुत कराता है। दोस्तों ये राष्ट्रपति जी का प्रथम काम है वित्तीय शक्ति के अंतर्गत बजट प्रस्तुत कराना। दोस्तों राष्ट्रपति जी बजट हर साल संसद के पटल पर रखवाते हैं और एक साल के लेखा जोखा को जनता के सामने प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत हर वर्ष वित्त मंत्री जी या वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय जिसके भी हाथ में हो, वह लोकसभा और राज्यसभा में बजट प्रस्तुत करता है और उस बजट को हम लोग 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू करते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक वर्ष का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसे वित्त वर्ष कहते हैं। और भारत का वित्त वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। वही बजट प्रस्तुत कराने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण क्या है राष्ट्रपति जी का, कि राष्ट्रपति जी के आदेश के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक, या अनुदान की मांग दोस्तों
थोड़ा सा क्लियर आप कर लीजिएगा, जूम करके पढ़िएगा। मैं बता दूं कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान की मांग, दोस्तों ये तीनों बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में लाया नहीं जा सकता है, न इसे पारित करने के लिए संसद में रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल जो है पावर के अनुसार राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, उसमें ये शामिल है। आपको धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, या अनुदान की मांग क्या होता है, इन सभी प्रकार के धन से संबंधित विधेयक को मैं अलग से वीडियो बनाकर आप सबके लिए लेकर पहुंचूंगा, जब काफी नजदीक से आपको समझने का मौका मिलेगा, काफी बारीक से समझने का मौका मिलेगा कि इसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन शैली पर, यह कैसे प्रस्तुत होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, कितने बहुमत के साथ प्रस्तुत होता है, और दोनों सदनों में इन सभी विधेयकों को लेकर कौन सी शक्ति प्राप्त है, यह भी आपको जानने का मौका मिलेगा। आप इंतजार कीजिए, जरूर हम धन विधेयक और वित्त विधेयक पर एक व्याख्यात्मक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों वित्तीय शक्ति के अंतर्गत एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वो मामला है कि राष्ट्रपति जी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो वित्त आयोग का गठन। हालांकि वित्त आयोग मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हर एक 5 वर्ष पर वित्त आयोग गठित करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों ये वित्त आयोग मुख्य रूप से संघ तथा राज्यों के बीच जो राजस्व होते हैं उसका सीधा सीधा बंटवारा करने का कार्य करता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसका मेन काम केंद्र और राज्य के राजस्व का बंटवारा करना होता है। आप ध्यान रखेंगे, इसके संदर्भ में भी एक व्याख्यात्मक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब दोस्तों देखते हैं, तो राष्ट्रपति के संबंध में मैंने देखा, अब राज्यपाल जो है, राज्यपाल के संबंध में क्या स्थिति बन रही है मैं उसको जरा देख लूं आपके सामने। तो दोस्तों वित्तीय शक्ति, बेचारा राज्यपाल हर जगह कम शक्ति में दिखाया जाता है, लेकिन शायद आप सबको नहीं मालूम है कि कुछ मामले में प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक ताकतवर होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि कहां होता है मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि राज्यपाल की शक्ति कुछ मामलों में राष्ट्रपति से ज्यादा होती है, अधिक होती है। शायद आप जान न पाए हों, लेकिन मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा, मैं जरूर एक दिन लेकर आऊंगा कि राष्ट्रपति किस मामले में राज्यपाल से कम शक्तिशाली होता है और राज्यपाल अधिक शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों यहां पे हम देख लेते हैं कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल साहब को क्या है, गवर्नर साहब को कौन सी शक्ति है। तो जो शक्ति आप राष्ट्रपति के संदर्भ में देख रहे हैं, अर्थात बजट प्रस्तुत करना, दोस्तों इसमें भी धन विधेयक, धन, वित्त या अनुदान की मांग से संबंधित किसी भी विधेयक को लाने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह विधेयक राज्य में विधानमंडल में लाया जाता है, और किसी भी राज्य के विधानमंडल में यदि वह राज्य की सरकार इस प्रकार की विधेयक लाना चाहती है, तो एक बात लिख लीजिए कि यह विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति से नहीं लाया जा सकता है। दोस्तों यहां राज्यपाल की यह भी शक्ति है। दोस्तों एक राज्यपाल की शक्ति है, वह भी जो सेम प्रक्रिया में है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, अब कहेंगे आप कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो दोस्तों 280 के अंतर्गत ही राज्यपाल को भी वित्त आयोग गठित करने की शक्ति है। 243 के संदर्भ में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राज्यपाल अपने राज्य में वित्त आयोग का गठन करते हैं, 5 वर्ष के लिए गठन करते हैं। और ये क्या काम करता है वित्त आयोग, जो राज्य का वित्त आयोग होता है, तो आप ये जान लीजिए कि राज्य का वित्त आयोग जैसे केंद्र में जो वित्त आयोग है जिसका मुख्य काम केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों के वित्त आयोग का मुख्य काम पंचायत, नगर निगम में या राज्य सरकारों में, राज्य की सरकार तथा पंचायत व नगर निगम के लिए राजस्व को बंटवारा करना होता है, राजस्व को बांटना होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों शक्तियों के बारे में आप जान गए, अर्थात वित्तीय शक्ति के रूप में राज्यपाल भी
राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है और राष्ट्रपति देश के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। राज्यपाल भी जो बजट प्रस्तुत कराते हैं वह राज्य में 1 अप्रैल से सामान्य तौर पर लागू होता है, लेकिन अब कई राज्य अलग अलग डेट पर इसको लागू कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जिस राज्य का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। पहले हर राज्य 1 अप्रैल से ही, जैसे केंद्र का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, देश का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसी तरह से प्रांतों का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से प्रारंभ होता था। लेकिन दोस्तों अब कुछ राज्यों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। अपने राज्य की अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार राज्य में बजट प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश पहले राज्य के तौर पर अब 1 अप्रैल नहीं बल्कि 1 जनवरी को ही अपने राज्य का बजट प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रपति में सैन्य शक्ति। दोस्तों सैन्य शक्ति क्या है? दोस्तों सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को अथाह शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को तीनों सेना, थल, जल और नौ का प्रधान सेनापति बनाया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास बताया जाता है कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, औपचारिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास तीनों शक्तियों के प्रमुख के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होते हैं देश का राष्ट्रपति। साथ ही युद्ध को प्रारंभ करने और शांति को स्थापित करने के लिए भी राष्ट्रपति जी को अथाह शक्ति प्राप्त है, अर्थात युद्ध की शुरुआत भी राष्ट्रपति की इजाजत से होती है और शांति की स्थापना भी राष्ट्रपति की इजाजत से होती है, अर्थात युद्ध समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति की इजाजत से ही होता है। तो दोस्तों ये सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति के अंतर्गत कौन शक्तियां हैं, यदि आपसे कोई पूछ दे तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आसानी से बता ले जाएंगे और बेहद आसानी से बता ले जाएंगे कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त है और सैन्य शक्ति के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कि क्या राज्यपाल को भी सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं, और अगर राज्यपाल को सैन्य शक्ति प्राप्त है तो फिर कैसे प्राप्त है। सामान्य तौर पर तो राज्यपाल को कोई सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यों को सैनिक शक्ति रखने की अधिकार नहीं है, सैन्य बल रखने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से राज्यपाल के पास कोई सैन्य शक्ति भी नहीं है। लेकिन राज्यपाल राज्य पुलिस का प्रमुख होता है और राज्य पुलिस के प्रमुखों की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसीलिए राज्यपाल को पुलिस का प्रमुख कहा जाता है, राज्य पुलिस का प्रमुख कहा जाता है। इसके पास सैन्य शक्ति नहीं होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि राजनयिक शक्ति के अंतर्गत क्या अधिकार है राज्यपाल और राष्ट्रपति को। तो दोस्तों जो राजनयिक शक्ति है, यह राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। और किस प्रकार के राजनयिक शक्ति प्राप्त है मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक राजनीतिक शक्ति है। भारत के भीतर हमारे प्रधानमंत्री भले राजनीतिक धुरी होते हैं, लेकिन भारत के बाहर भारत का राष्ट्रपति ही भारत का सिंबल होता है। भारतीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है भारत के बाहर भारत के राष्ट्रपति जी। दूसरा इसमें दोस्तों यह है कि राजनयिक की नियुक्ति चाहे जो है कि राजदूत होते हैं या अन्य प्रकार के कोई राजनयिक होते हैं जो भारत से बाहर भारत का प्रतिनिधि बनकर काम करते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात किसी भी देश में जो राजदूतों की नियुक्ति होती है, एम्बेसडर की नियुक्ति होती है दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर वो भारत से बाहर किसी भी देश में रहकर, जिस देश में वो नियुक्ति पाता है, उस देश में रहकर भारतीयों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उस देश में, और भारत का प्रतिनिधि बनकर उस देश में काम करता है तथा उस देश के सरकार और भारत के सरकार के बीच में मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम भी करता है राजदूत या राजनयिक। तो दोस्तों इस तरह से, और साथ ही राजनयिक शक्ति के अंतर्गत देश से बाहर भारत में या भारत के साथ जो भी संधियां होती हैं,
जो दो देशों के बीच की संधि होती है, वह संधि भी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। दोस्तों, कितना बड़ा अधिकारी है भारत का राष्ट्रपति कि भारत से कोई अगर देश संधि करना चाहता है तो उस संधि का अंतिम जो सिग्नेचर करता होता है, वह जो स्वीकृत देने वाला होता है, वह भारत का राष्ट्रपति होता है। बेहद महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठे हुए हैं। यह अलग विषय है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का संचालन करने के लिए भारत में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ रहता है, क्योंकि भारत एक संसदात्मक प्रणाली वाला देश है। भारत में संसद ही प्रमुख है। इस तरह से भारत में शक्तियों के लिए संचालक मंडल के रूप में मंत्रिपरिषद होता है, जो संसद द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि संसद प्रधानमंत्री को तैयार करता है और प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद को तैयार करते हैं। यह व्यवस्था भारत के संसदात्मक प्रणाली में लागू है। अब देखते हैं कि राज्यपाल जो हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में नियुक्त होते हैं, उनके पास कोई राजनयिक शक्ति होती है कि नहीं। तो आप स्पष्ट कर लीजिए, भारत से बाहर राज्यपाल की कोई भारत के प्रतिनिधि के रूप में कोई भूमिका नहीं है। मैं बता दूं कि भारत से और विदेशों से कोई भी संधि राज्यपाल के माध्यम से नहीं होती है। राज्यपाल को किसी विदेशों में रहने वाले व्यक्ति या पदाधिकारी की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यह आप स्पष्ट कर लीजिए कि भारत में राज्यपाल को राजनयिक शक्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, चाहे वो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल या फिर प्रशासक ही क्यों न हो। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस इंपॉर्टेंसी को आप समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए कि उन विषयों पर ज्यादा केंद्रित करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। वैसे सामान्य तौर पर तो बहुत सारे वीडियोस इस समय राहुल गांधी जी के गिरफ्तारी, राहुल गांधी जी की सजा को लेकर हो रही है। जहां 2 वर्ष की सजा उन्हें मिली हुई है, वह केरल के वायनाड से सांसद थे और 2 वर्ष की सजा मिलने के साथ राहुल गांधी की सदस्यता, जो संसद की सदस्यता होती है, वो भी समाप्त हो गई है। बहुत चर्चा का विषय है। मैं भी चाहूंगा तो इस पे घंटों घंटों बोल सकता हूं और मैं स्पष्ट तौर पे बोल सकता हूं कि क्या कारण है कि राहुल गांधी 2 वर्ष की सजा भुगत रहे हैं और राहुल गांधी ने अपने पहले राजनीतिक सफर में कौन सी भूल और गलती की थी, जिसको लेकर आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली गई है। तो ये पूरा वीडियो मैं घंटों तक बोल सकता हूं। वैसे मैं आपको वादा दिला रहा हूं कि कैसे वीडियो लेकर आऊंगा जो भारत के राजनीति पर और भारत की जो करंट वैल्यूएशन है उस पर आपको समझ दिलाने के लिए पर्याप्त वीडियो हो सके। तो दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो को राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। आप पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।